हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 7 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 5 औरतों ने बदली दुनिया करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि महिलाओं द्वारा जो भी घर के काम किए जाते हैं उसको काम ही नहीं माना जाता। हमने ये भी देखा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। औरतें मतलब काफ़ी टाइम तक काम करती रहती हैं जो घर के काम होते हैं, और उसको स्टार्ट करने का और ख़त्म करने का कोई टाइमिंग नहीं होती कि इस टाइम पे शुरू होगा इस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए ज़्यादा उपयुक्त समझे जाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया है। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। और हम हाल के वर्षों में महिलाओं द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जैसे अगर व्यवसाय की बात करें तो अगर मैं एक वर्ड बोलूँ किसान, तो आपके माइंड में जो सबसे पहले इमेज आएगी वो एक पुरुष की आएगी कि किसान जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार लगाना, निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। जब भी किसान बोला जाता है तो हमारे दिमाग में एक यही इमेज आते हैं, या फिर हम पायलट बोले, और भी ऐसे कई तरह के व्यवसाय हैं जिसका नाम लेने पे ऐसा पता चलता है जैसे कि वो एक पुरुष के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो व्यवसाय हैं, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम आंका जाता है। जैसे हमारा पहला टॉपिक है कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। महिलाओं को कम अवसर दिए जाते हैं और कठोर अपेक्षाएं रखी जाती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वह अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती। तो हमारे समाज में ऐसी अवधारणा हो गई है कि अगर औरतें एक तो घर का ही काम करेंगी, और अगर वो घर से बाहर का काम कर भी रही हैं तो कुछ खास तरह के ही काम है जो वो कर सकती हैं, जैसे नर्स बनना, क्योंकि वो ज़्यादा सहनशील और विनम्र होती हैं, इसीलिए औरतों को नर्स का काम करना चाहिए। या कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें टीचर की जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि टीचर में उन्हें अगर गवर्नमेंट टीचर हो तो और अच्छा है। 9 to 2 की जॉब होगी, उसके बाद वो अपना घर भी देख लेंगी। तो इस तरह की चीज़ें, ऐसी अवधारणाएं हमारे समाज में हैं। इसके अलावा अगर विज्ञान और तकनीकी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो लोगों का मानना है कि इसमें महिलाएं उतनी सक्षम नहीं है इस काम को करने के लिए। पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम सक्षम माना जाता है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण देने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। तो इस कारण ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं के कारण बहुत सी लड़कियां डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जो वो पढ़ाई करना चाहती है या ट्रेनिंग करना चाहती है, उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो लड़कों को मिलता है। और अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य माने। ठीक है, तो बहुत सी लड़कियों पे ये भी प्रेशर होता है कि जैसी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई, 12th ख़त्म हुआ, तो उनकी शादी हो जाए, यही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी हमारे अपने मित्र के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो सकता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले, दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार करने की धौंस दी जाती है। तो हम अपने ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर चारों ओर की जो दुनिया है वो, वहाँ पर दबाव का सामना करना पड़ता है, और वो हर बच्चे को करना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं का भी हो सकता है, और कभी कभी
जो हमारे मित्र होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें गलत तरीके से चिढ़ाते हैं, उस कारण भी हो सकता है। बहुत से जो लड़के होते हैं उनको भी बहुत तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है। जैसे लड़कों पर ये प्रेशर डाला जाता है कि वो अपने जैसे रिलेशन में उनका कोई सेम एज का भाई हो या फिर फ्रेंड हो, तो अगर वो इतनी सैलरी पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी इतनी है, तो तुम्हारी भी सैलरी इतनी ही होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको वेतन मिले, अच्छी से अच्छी पोस्ट मिले, इसके लिए फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव होता है। फ्रेंड्स उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ा सकते हैं, या फिर स्टडी में भी बहुत सारे लड़कों को दबाव का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारी बुक में एक स्टोरी दी हुई है जेवियर की, कि जेवियर का 10th क्लास का रिज़ल्ट आता है और उसको मैथ और साइंस में मार्क्स कम आते हैं। तो उसके फादर उसको बोलते हैं, हे भगवान जेवियर, गणित में तुम्हें सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें मैथ्स में सिर्फ 65% आए हैं और फिजिक्स में भी इतने कम है। तो उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तो जेवियर कहता है कि मैं तो पढ़ना भी नहीं चाहता मैथ और साइंस, मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है। तो उसके बाद तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं। और उसके फादर बोलते हैं कि इससे तुम्हें क्या हेल्प मिलेगी, इससे तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इससे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं अच्छी लगती मैथ और साइंस, समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना, कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो बच्चों पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी बहुत असर पड़ता है कि उनको उनका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने में जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि माँ बाप ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा स्कोप है, इसको पढ़ना चाहिए, या इसमें ही हमारा भविष्य है। बल्कि हमें बच्चों के इंटरेस्ट को पहले पायदान पे रखना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा उसे वो बखूबी कर पाएंगे। तो यही हालत यहाँ पे जेवियर की है। वो चाहता तो हिस्ट्री पढ़ना है, बट उसको दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए फोर्स किया जा रहा है। हो सकता है किसी दूसरे बच्चे को वो चीज़ पसंद हो, पर इसको नहीं पसंद है, जेवियर को नहीं पसंद है। तो हर बच्चा अलग होता है, हर किसी की रुचि अलग होती है, ठीक है। परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। जैसे आज के टाइम पे जिस हिसाब से स्कूल बढ़ रहे हैं, बच्चों का एडमिशन उसमें बढ़ रहा है, तो हमें ऐसा मतलब नहीं लगता होगा कि एक टाइम ऐसा भी होगा जब स्कूल जाना बहुत मुश्किल माना जाता होगा, या पहुंच के बाहर माना जाता होगा, या लड़कियों के लिए तो अनुचित समझा जाता था। लेकिन अतीत में बहुत पहले ऐसा था, बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी ख़राब है, तो बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके बुजुर्ग करते हैं। जैसे किसी की फैमिली लोहार की है तो उसके बच्चे लोहार का ही काम करेंगे, किसी की फैमिली कुम्हार की है तो उनके बच्चे कुम्हार का ही बिजनेस करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो लड़कियाँ थी उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी, वो सिर्फ घर का काम करती थी। समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। तो हमारा समाज ऐसा भी था जहाँ पर थोड़ा बहुत लड़कों को पढ़ना सिखाया भी जाता था, लेकिन जो लड़कियाँ थीं उनको तो अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हार, बुनकर और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक सीमित है। तो ऐसी फैमिली जहाँ पर कुम्हार, बुनकर इन सारी चीज़ों का काम होता था, वहाँ तक पर जो लड़कियाँ थीं और औरतें थीं उनको ये माना जाता था कि उनका काम सिर्फ हेल्प करना है। जैसे उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी इकट्ठा करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी, क्योंकि वह चाक नहीं चला सकती थी, तो उन्हें मतलब उस बर्तन को रेडी करने तक की इजाज़त नहीं थी, बस वो मिट्टी इकट्ठी करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे रेडी करती थी। इसीलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई विचारों ने जन्म लिया, विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और समाज जिन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तो जब विद्यालय प्रचलन में आए, जब स्कूल मतलब बढ़ने लगे, तो जिन लोगों ने, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट था वो बढ़ने लगा, समाज में चेंजेस आने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को बहुत विरोध हुआ,
तब भी लड़कियों की शिक्षा का बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किए। उसके बाद भी बहुत से जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की बहुत कोशिशें की। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया और एक लंबा संघर्ष किया है, तब जाके लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला है। ठीक है, यदि हम राम सुंदरी देवी का अनुभव पढ़े तो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी राम सुंदरी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ठीक है, तो आप याद रखना कि राम सुंदरी देवी जो थी उन्होंने आमार जीवन करके अपनी आत्मकथा लिखी है, जो भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली बायोग्राफी है, पहली आत्मकथा है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही चुप चुप कर लिखना पढ़ना सीखा था। तो इतनी बुरी तरह से धारणाएं थी हमारे समाज में कि अगर लड़कियां पढ़ना सीखेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। ठीक है, वो अपने साथ दुर्भाग्य लाएंगी, उनके पति का भविष्य खराब हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सी अवधारणाएं थी, लेकिन फिर भी अपनी शादी के बाद भी उन्होंने छुप छुप के पढ़ना सीखा था। रमाबाई एक और एग्जाम्पल है हमारा रमाबाई का। रमाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गाँव में एक मिशन स्थापित किया, जहाँ विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। तो रमाबाई ने इतनी अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने मतलब संस्कृत पढ़ना लिखना जाना था, जो उस टाइम के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी चीज़ें भी स्टार्ट करवाई थी, जैसे छापाखाना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो शायद आज भी बहुत लोग मतलब उपलब्ध नहीं है लड़कियों के लिए। ये उस टाइम पे इन्होंने किया था 1898 में। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, अगर हम अभी की बात करें, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। आज तो मतलब बहुत ज़्यादा स्कूल्स हो गए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो डिफरेंसेस हैं वो आज भी बने हुए हैं। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की गणना की जाती है, जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों की जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। जैसे हर 10 साल में भारत में ना जनगणना होती है, उसके अंदर किसी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एज क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके अलावा वो क्या काम करते हैं, ये पूरी गणना की जाती है हर साल। तो 2011 में लास्ट हुई थी और अब 2021 में होगी। तो जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि, इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं। जैसे अगर हम शिक्षित लोगों की देखें तो शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित थे, और इसकी तुलना में लड़कियां तथा स्त्रियों का केवल 15% था। तो 1961 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो पुरुष थे वो 40% शिक्षित थे और जो स्त्रियां थी, लड़कियां थी, वो 15%। वहीं जब 2011 में ये जनगणना हुई, जब 2011 में ये जनगणना हुई तो बॉयज़ का आंकड़ा पुरुषों का आंकड़ा बढ़ के 82 हो गया और महिलाओं का 65। तो दोनों में डिफरेंस तो अभी भी है, पहले भी था, पहले थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है, लेकिन डिफरेंस अभी भी है। इसका आशय यह हुआ कि पुरुष और स्त्री दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर और कम है। ठीक है, तो मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की जो लड़कियां हैं वो मतलब स्कूल वो तो बिल्कुल ही बहुत कम ज्वाइन कर पाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वो लोग एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन फिर बहुत जल्दी मतलब स्कूल से निकल भी जाते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है। तो मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो और मतलब कम शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं, कारण चाहे जो भी हो, मतलब जो भी कारण रहे हो, लेकिन इनकी संख्या और भी कम होती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रहती हैं, जबकि अन्य समुदाय के स्कूल में 4 वर्ष का समय। तो जो मुस्लिम फैमिली से लड़कियां आती हैं वो 3 वर्ष का समय बिता पाती हैं, और जो बाकी हैं वो 4 वर्ष का। दलित और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कई कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, नियमित रूप से ना पढ़ाने के लिए उचित स्कूल है, ना शिक्षक। तो उनके स्कूल छोड़ने के कई रीज़न्स हैं। जो दलित बच्चियां होती हैं या फिर मुस्लिम बच्चियां होती हैं, तो उन लोगों के स्कूल छोड़ने के काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। जैसे एक रीज़न है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, गाँव के जो इलाके हैं, वहाँ पर ना तो पढ़ाने के लिए उचित स्कूल है, ना ही अच्छे शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने पर किसी साधन जैसे आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। अगर आने जाने की वैकल्पिक सिस्टम नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, स्कूल दूर है, तो भी लोग नहीं भेजना चाहते। इसके अलावा कुछ परिवार अत्यंत निर्धन हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थितियों में वह लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। तो ऐसे में मतलब लड़कों को ये मिल जाता है कि वो पढ़ने चले जाएं, क्योंकि दोनों बच्चों का खर्चा वो लोग पेरेंट्स नहीं उठा पाते। इस वजह से बहुत से बच्चे भी स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक या सहपाठी भेदभाव करते हैं। ठीक है, अब हम महिला आंदोलन की अगर बात करें, तो अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य जांच किया और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। यह परिवर्तन अपने आप नहीं आया। तो महिलाओं ने बहुत से आंदोलन भी किए हैं, बहुत सी चीज़ों को पाने के लिए, समानता का अधिकार पाने के लिए या स्कूल में पढ़ने जाने के लिए। कई सारे, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं मिल गई हैं, आंदोलन से मिली हैं, बहुत मेहनत से मिली हैं। औरतों में व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। तो जो औरतों के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर इन लोगों ने जो संघर्ष किया है, इसे हम महिला आंदोलन कहते हैं। देश के विभिन्न भागों में कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बना देती है। इतनी निष्ठा होती है उनके अंदर, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उन्हें एक सफलता मिल पाती है। इसमें चेतना जागृत करने, विधवाओं का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए का प्रयोग किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे सती प्रथा थी, विधवा विवाह बाल विवाह था। ऐसे कई सारी प्रथाएं थी जिनको ख़त्म करने में बहुत से लोगों ने साथ दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जैसे हमारे यहाँ पे ये डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो उस चक्कर में बहुत सी लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, क्योंकि जो ससुराल वाले होते हैं उनको बहुत दहेज चाहिए होता है। इस चक्कर में तो नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा। इन मुद्दों पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। तो ये मुद्दा काफ़ी लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, ऐसा देखा गया है। तो इसको एक सामाजिक मुद्दा बनाया गया और इसके ऊपर खूब आंदोलन हुए और महिलाओं ने ये आवाज़ उठाई कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अखबारों में बहुत सी सुर्खियाँ आई, बहुत कुछ चला और परिवारों को दंडित किया जाए, इस तरह के प्रावधान चले। जैसे कि यहाँ पे एक महिला है सत्या रानी, महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए मुकदमे की कानूनी फाइल से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर ये बैठी हैं। ये अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया। ठीक है, उसके अलावा एक जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच
पहुंचाता है। तो जागरूकता भी औरतों में बढ़ाई जानी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे क्या अधिकार हैं। तो क्या अधिकार है, या मतलब हमारे साथ कहाँ क्या गलत हो रहा है, तो ये गीतों से, नुक्कड़ नाटकों से और जनसभाओं से पॉसिबल हो पाता है। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियाँ, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक है। तो कभी किसी महिला के साथ किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है, या मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तब महिलाएं रैलियां बड़े स्तर पर निकालती हैं, और इस पर लोगों का ध्यान जाता है, गवर्नमेंट का ध्यान जाता है, और गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करती है औरतों के लिए। थैंक यू सो मच।